स्वागत है आपका भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रथम लेक्चर में, जिसका टॉपिक है अपराध के आवश्यक तत्व और दुराशय का सिद्धांत। मैं राकेश वैद, लेक्चरर लॉ। अपराध के आवश्यक तत्व। पहला, मनुष्य या व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, उसके मन में आपराधिक मन स्थिति अर्थात दुराशय मेंस रिया होना चाहिए। तीसरा, उसने कोई कार्य या अवैध कार्य लोप किया हो, जिसे एक्टस या रियस कहते हैं। चौथा, उस कार्य या कार्यलोप से समाज को क्षति पहुंचती हो, तब अपराध के ये चार आवश्यक तत्व पूर्ण हो जाते हैं। चलिए इसे डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला पॉइंट है मानव या व्यक्ति। कोई जीवित व्यक्ति होना चाहिए। जीवित व्यक्ति में कौन होगा, यह संहिता की धारा 11 बताती है, जिसके अनुसार व्यक्ति शब्द में कंपनी, संघ या व्यक्तियों के निगमित या अनिगमित निकाय, इनकॉर्पोरेट या अनइनकॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं। व्यक्ति शब्द में कृत्रिम तथा विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित किए जाते हैं। मूर्तियाँ प्रायः कृत्रिम शब्द के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ना तो वो चल सकती हैं और न ही कुछ भोजन करती हैं। वह तो व्यक्तियों के द्वारा चलायमान या शासित की जाती हैं। शब्द व्यक्ति बहुत ही विस्तृत पद में है, इसलिए इस संबंध में एक केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस मामले में न्यायालय ने कहा, कंपनी धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में तो आती है, किंतु इसे अभियोजित तो किया जा सकता है, किंतु दंड स्वरूप इसके कर्मी ही उत्तरदायी होते हैं, न कि कंपनी। इसके पश्चात एक अन्य मामला, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस जेबी बॉटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी दंड विधि का ये मूल सिद्धांत है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड देता है, किंतु कंपनी, निगम या कॉरपोरेशन को अब दंड नहीं दे सकते हैं। उसके बदले उनके जो कर्मी होते हैं या उनके जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनको दंड स्वरूप उनकी लायबिलिटी तय की जाती है और उन्हें अर्थदंड जो है लगाया जाता है। किंतु वर्तमान में कोई अधिनियम इस निमित्त बनाया गया है कि उससे कंपनी या कॉरपोरेशन के अपराधों को रोका जाता है, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी के कर्मी जब कोई अपराध कर देते हैं, तो उन कर्मियों को भी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय खाद्य अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट, इनका उद्देश्य ही स्पेशल एक्ट के रूप में बनाया गया है। तो जो कोई इन अधिनियमों का उल्लंघन करता है, तो उनको पर्सनल रूप से दंडित किया जाता है। अपराध का दूसरा प्रमुख तत्व है आपराधिक मनस्थिति अर्थात दुराशय का होना, जिसे मेंस रिया कहते हैं। कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। यह मैक्सिम लैटिन सूत्र एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया पर आधारित है। बिशप ने अपनी पुस्तक क्रिमिनल लॉ के पेज नंबर 287 में यह बताया है कि बिना इविल माइंड के, यानी बिना दुराशय के, कोई भी अपराध नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी विधि में दुराशय का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसका बेस इंग्लिश विधि ही है जो मेंस रिया पर आधारित होता है। किंतु भारत में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज AIR 1965 के मामले में इसे स्वीकार कर लिया है। दुराशय को समझने के लिए एक इंग्लिश विधि का मामला आर बनाम प्रिंस महत्वपूर्ण है। इसमें एक वयस्क लड़के द्वारा लड़की जो कि 16 वर्ष की थी, उसको वयस्क मानकर पिता की नैसर्गिक संरक्षिता यानी कि बाहर ले जाता है, तब पिता द्वारा उसके विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज करता है। जब वह पकड़ में आता है, तब वह न्यायालय में यह कहता है कि वह यह विश्वास करता था कि वह लड़की 18 वर्ष की है और लड़की ने भी इस बात की सहमति दी थी। किंतु 16 न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसमें 15 न्यायाधीशों ने प्रिंस को दोषी ठहराया और यह दलील दी कि
यह बचाव का अच्छा तरीका नहीं है। जब कोई कार्य किया जाता है तो वह इसे संपूर्ण इंटेंशन के साथ समझकर किया जाना चाहिए। आशय के संबंध में एक अन्य मामला आर बनाम टोल्सन का भी है, जिसमें एक महिला जो श्रीमती टोल्सन थी, वह यह समझ लेती है कि उसके पति की मृत्यु अमेरिका जाते समय जहाज़ में हो गई, किंतु वह यह सब परीक्षण करने के उपरांत द्वितीय शादी कर लेती है। तब उनका पति किसी कारणवश सामने आ जाता है और वह उसके विरुद्ध न्यायालय में केस कर देता है। तो अपीलीय न्यायालय यह निर्णय लेता है कि यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, अतः उन्हें इस कार्य के लिए 1 दिन का कारावास और कुछ राशि का अर्थदंड लगाया गया। किंतु श्रीमती टोल्सन इस मामले के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील कर देती है। अपीलीय न्यायालय द्वारा जब परीक्षण किया जाता है तो वह यह पाता है कि संपूर्ण सामग्री पता करने के उपरांत ही श्रीमती टोल्सन ने विवाह किया था और ऐसा सिद्ध भी हो रहा था कि उसके पूर्व पति की मृत्यु हो गई है। अतः उन्होंने ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया और यह निर्णय दिया कि श्रीमती टोल्सन ने कोई भी अपराध नहीं किया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यद्यपि दुराशय का सिद्धांत नहीं है, किंतु दुराशय को विभिन्न मामलों और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में अपनाया जाना यह बताता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। कुछ उदाहरण भी हमारे भारतीय दंड संहिता में दिया हुआ है। ऐसा ही उदाहरण है सेक्शन 299 का दृष्टांत नंबर सी। उदाहरण के लिए, मुर्गे को मारने एवं चुरा ले जाने के उद्देश्य से एक व्यक्ति झाड़ी पे गोली चलाता है, किंतु ब नामक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ गोली चलाने वाले का आशय मनुष्य की मृत्यु करने का नहीं था, अतः यहाँ पर आपराधिक मानववध न होकर केवल मानववध का दोषी होगा। सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के उच्च न्यायालय ने अभी यह स्वीकार किया है कि भारत में अपराध में दुराशय का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिप्रसाद बनाम राज्य के मामले और नथुराल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में अभी यह निर्देश दिए हैं कि जब तक विधानमंडल कोई ऐसा नियम पारित नहीं कर देता है जिसमें दुराशय के सिद्धांत को ओवररूल कर दिया जाए, तब तक वह भारतीय दंड संहिताओं में लागू रहेगा। अब बात करते हैं अपराध के तीसरे आवश्यक तत्व एक्टस रियस, यानी कि कार्य या कार्यालू। इसे इंग्लिश में एक्ट एंड ओमिशन भी कहते हैं। देखिए, यह इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है और उस कार्य के सिद्धांत में यदि कोई अपराध कार्य होता है तो वह उसके लिए दोषी माना जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी कार्यलोप को करने से जब मना किया जाता है और वह उसे नहीं करता है तो भी वह इस प्रकार के अपराध के लिए दोषी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो एक पुलिस वाले का कर्तव्य है कि यदि उसके सामने कोई असंज्ञेय अपराध हुआ है तो वह अविलंब उस अपराधी को पकड़ेगा, किंतु यदि वह ऐसा देखने के पश्चात भी नहीं करता है तो यह उसका कार्यलोप माना जाएगा, अतः उसे दोषी माना जाएगा। अंतिम पॉइंट है क्षति समाज और व्यक्तियों को होती है। देखिए, जैसे ही यह चौथा तत्व पूर्ण हो जाएगा वह अपराध पूर्ण मान लिया जाएगा। इस प्रकार क्षति 2 प्रकार की मानी गई है, मानसिक क्षति व शारीरिक क्षति। इन दोनों को सेक्शन 44 में उल्लेखित भी किया गया है। इस तरह भारतीय दंड संहिता का यह प्रथम चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।